जहरीली शराब पीने से अभी तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गोपालगंज में जहरीली शराब लेने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। वहीं बेतिया में 10 लोगों की जान जा चुकी है। गोपालगंज में 3 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है, जबकि 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। गोपालगंज और मोतिहारी के अस्पतालों में सभी का इलाज जारी है। मौतों की संख्या अभी तक बढ़ सकती है। उधर गोपालगंज एसडीएम उपेंद्र पाल ने अभी तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। सभी मृतक मोहम्मद थाने के कुशहर, मोहम्मदपुर, मांगेलपुर, बेचिया और छपरा के मसरक थाने के रसौली गांव के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि बुधवार शाम तक 8 लोगों की मौत हुई थी। वहीं गुरुवार सुबह तक मोतिहार और गोपालगंज के अस्पताल में भर्ती 5 और लोगों की मौत हो गई। इससे मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। हालांकि प्रशासन ने गुरुवार सुबह तक मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी की बात से इनकार किया है। वहीं बेतिया और गोपालगंज में जहरीली शराब से हुई मौतों पर बिहार के मंत्री जनक चमर ने कहा कि नकली शराब के बहने की साजिश देखी जा सकती है। इसका सेवन करने वाले गरीब हैं। जब कार्रवाई की जाती है और छापेमारी की जाती है तो कमजोरों को पकड़ लिया जाता है। कमजोर ही पकड़ में आते हैं, कमजोर ही मरे जाते हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल पुलिस इसे धंधे से जुड़े अन्य लोगों को भी तलाश कर रही है। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसपी आनंद कुमार दल बल के साथ मोहम्मदपुर और कुसहार गांव पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मिलकर और घटना की जानकारी ली। डीएम ने उच्च स्तरीय जांच के लिए भी आदेश दिए हैं। हम लोग जब कंफर्मेशन कर लेते हैं, डेड बॉडीज मिल जाती है, पोस्टमार्टम के लिए चला जाता है, बयान ले लेते हैं, तो उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ और बिल्कुल मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग कुछ नहीं छुपा रहे हैं। छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सच्चाई है सबके सामने है और जो भी सच्चाई है उसको हम फेस करेंगे और जो भी कार्रवाई है वो भी हम करेंगे। अभी तक जो हमें वहाँ के स्थानीय प्रशासन से गोपालगंज और बेतिया से खबर मिली है, 11 गोपालगंज में कंफर्म डेथ हैं और 10 कंफर्म डेथ हैं। क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुए हैं, दूसरा जो विसरा प्रिजर्व किया जाता है जांच के लिए, वो अभी उसका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। जो अब तक लिए हमारे पास आंकड़े हैं, करीब इस साल के अभी तक नवंबर तक मेरे ख्याल से 40-42 का फिगर होना चाहिए, उससे कुछ ऊपर होना चाहिए, लेकिन आपको पुनः हम दे देंगे, लेकिन 40 निश्चित रूप से। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वें बीपीएससी पारंपरिक परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 19 नवंबर तक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले बीपीएससी ने आवेदन की आखिरी तारीख 5 नवंबर 2021 तक घोषित की थी। जो भी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह बिहार लोक सेवा आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 67वें बीपीएससी पारंपरिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तारीखों के आगे बढ़ाने के साथ ही आयोग ने भर्ती में सीटों की संख्या भी बढ़ा दी है। अब परीक्षा 723 के बजाय 726 सीटों के लिए होगी। आवेदन की आखिरी तारीख के बाद उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में सुधार के लिए 10 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। उम्मीदवार 29 नवंबर तक अपने आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं। बता दें, 67वें बीपीएससी पारंपरिक परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी को आयोजित कराए जाने की उम्मीद है। इससे पहले यह परीक्षा 15 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया है। बीपीएससी 67वें भर्ती में पदों की बात करें तो इसमें ग्रामीण विकास पदाधिकारियों के 123, ईओ के 110 पद, बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय परिषद महानों और एसडीएम के 88 पद, प्रखंड कल्याण पालिका के 52, सीओ के 36, डीएसपी के 20 पद शामिल हैं। बीपीएससी के 67वें संयुक्त पारंपरिक परीक्षा 2021 के लिए पंजीयन प्रक्रिया की शुरुआत 30 सितंबर 2021 को की गई थी। उम्मीदवार 5 नवंबर 2021 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार प्रभाविक परीक्षा को पास करेंगे वह मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद अंतिम परिणामों की घोषणा की जाएगी। बीपीएससी की 67वें संयुक्त परीक्षा का आयोजन
723 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए किया जा रहा है। चयनित उम्मीदवारों को बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार शिक्षा सेवा और अन्य कई विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। मेरठ में गंगा स्नान से लौटते वक्त हादसे में 2 लोगों की मौत और 9 लोग घायल हो गए। वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मृतकों के परिवार को सांत्वना देने जंगेटी गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतकों के परिजनों से बातचीत की और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि जब सरकार 5 साल तक चल सकती है तो किसान आंदोलन लंबा क्यों नहीं चल सकता। सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम तो घटा दिए, लेकिन यही नहीं बताया कि पेट्रोल डीजल पर दाम कितने बढ़ाए थे। बता दें कि जंगेटी गांव निवासी 1 दर्जन लोग बुधवार को गढ़गंगा स्नान के लिए गए थे। वहीं गुरुवार को ही सभी लोग गंगा स्नान करने के बाद वापस घर लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में इको वैन ने टेम्पो में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। सड़क हादसे में टेम्पो के फरकच्चे उड़ गए। टेम्पो सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 55 वर्षीय मुकेश और 50 वर्षीय मुकेश पुत्र रामपाल की मौत की जानकारी मिलने पर शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मृतकों के घर पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिवारों को सांत्वना दी। इस दौरान पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार 5 साल चल सकती है तो किसान आंदोलन लंबा क्यों नहीं चल सकता। 29 नवंबर को किसान अपने टेंटों की मरम्मत के लिए रिपेयरिंग देने मनाएंगे। उन्होंने किसानों से कहा कि खेतों में काम करने के साथ साथ वह अपने ट्रैक्टरों में डीजल भर कर रखे हैं और अपने ट्रैक्टरों का मुंह दिल्ली की ओर रखे हैं। कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है। दुनिया में अब तक कोरोना से 24.84 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 50.3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इस बीच एशिया से लेकर यूरोप तक कई देशों में कोरोना फिर से डराने लगा है। चीन में करीब 76% आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद फिर से एक बार चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य आयोजन ने बताया कि करीब 93 मामले सामने आए हैं, जो 9 अगस्त के बाद से सबसे ज़्यादा हैं। आयोग ने कहा कि जो लोग यात्रा से बीजिंग लौटे हैं वह इस बारे में स्थानीय समुदाय, होटल और कंपनियों को जानकारी दें और आइसोलेशन में जाएं। बता दें कि रूस में 1 हफ्ते का लॉकडाउन है। इसके बावजूद यहां कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 24 घंटे में 40,443 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं और 1,149 लोगों की मौत हुई है, जो एक नया रिकॉर्ड बनता है। इसी के साथ यूके में 24 घंटे में 293 लोगों की मौत हुई है, जो कि फरवरी के बाद सबसे ज़्यादा होने वाली मौतों में शामिल है। वहीं पोलैंड में 1 हफ्ते में 24% केस बढ़े और 24 घंटे में 10,400 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन पहले 7,000 के आसपास केस सामने आए थे। बता दें कि एक दिन में दक्षिण कोरिया में 40% कोरोना के मामले बढ़े। वहां 24 घंटे में 2,667 नए मामले सामने आए, जो कि सोमवार से 1,000 अधिक है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार होते दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से यूएई के शारजाह जाने वाली फ्लाइट को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। वहीं इस्लामाबाद ने अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई। पाकिस्तान की सरकार ने बुधवार को गो फास्ट की फ्लाइट को अनुमति देने से मना कर दिया है। इस बीच इस घटना पर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नज़र रखी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने ही श्रीनगर से शारजाह के बीच इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत की थी। गो फास्ट भारत की पहली एयरलाइन है जो श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधी प्रोवाइड कराई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने वहां गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजन किया और मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के हाल में ही बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा 12 फुट लंबी और 35 टन वजनी है। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी ने कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे।
इसके बाद जय बाबा केदार के उद्घोष के साथ पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 2013 में केदारनाथ में आई तबाही को याद किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का है, यहाँ पर्यटन काफ़ी बढ़ने वाला है। पीएम मोदी के भाषण की 5 बड़ी बातें। अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था। मोदी ने कहा, बरसों पहले जो नुकसान यहाँ हुआ था वह अकल्पनीय था। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहाँ दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को सहा था। जो लोग यहाँ आते थे वो सोचते थे कि क्या ये हमारा केदार धाम फिर से उठ खड़ा होगा, लेकिन मेरे भीतर की आवाज़ कह रही थी कि ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। यह विकास कार्य ईश्वर की कृपा से हुआ है। सशरीर नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से, टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। पानी और जवानी दोनों पहाड़ के काम आएगी। पीएम ने कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। मैंने यह तय किया था, यहाँ का पानी और जवानी दोनों पहाड़ के काम आएगी। उत्तराखंड से पलायन को रोकना है। अगला दशक उत्तराखंड का है, यहाँ पर्यटन काफ़ी बढ़ने वाला है। मोदी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तराखंड में 4 धामों से सड़क संपर्क, हेमकुंड साहिब के पास रोपवे सहित कई बुनियादी ढांचागत कार्यों की योजना है। तीर्थ स्थलों की यात्रा सिर्फ सैर सपाट नहीं। मोदी ने कहा, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में आदि शंकराचार्य का सिद्धांत और ज़्यादा पारंपरिक हो गया है। हमारे यहाँ तीर्थ स्थलों की यात्रा तीर्थटन की जीवन काल का हिस्सा माना गया है। यह हमारे लिए सिर्फ सैर सपाटा नहीं है, यह भारत का दर्शन करने वाली जीवंत परंपरा है। हमारे यहाँ व्यक्ति की इच्छा होती है कि जीवन में एक बार 4 धाम यात्रा जरूर कर ले, गंगा में एक बार डुबकी लगा ले। हमारे यहाँ कहा जाता है, आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजनम चैवना जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इसलिए मैं हृदय से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफी मांगते हुए इस पुण्य अवसर पर देश के कोने कोने से जुड़े शंकराचार्य, ऋषिगण, महान संत परंपरा के सभी अनुयायी, आप सबको यहीं से प्रणाम करके मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं। उत्तर प्रदेश में काशी का भी कल्याण, अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद मिल रहा है। 2 दिन पहले वहां दीप उत्सव कार्यक्रम था। उत्तर प्रदेश में काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। भगवान बुद्ध और भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उन्हें जोड़कर सर्किट बनाने का काम चल रहा है। समय के दायरे में बंद कर भयभीत होना भारत को मंजूर नहीं।
इस समय हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बना रहा है। देश अपने भविष्य के लिए नए संकल्प ले रहा है। इन संकल्पों में हम आदि शंकराचार्य को बहुत बड़ी परंपरा के रूप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बहुत बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है। कठिन समस्या ही नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में यहाँ कैसे होगा, कभी कहते हैं कि होगा भी नहीं होगा। तब मुझे 130 करोड़ देशवासियों की आवाज़ सुनाई देती है कि समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। घंटों घंटों तक पहाड़ की चोटियों पर जाकर के 2 या 5 परिवार को वैक्सीनेशन दे करके रात रात चल करके घर पहुंचना होता है। कष्ट कितना होता है मैं अंदाज लगा सकता हूं। उसके बाद भी उत्तराखंड ने काम किया है। क्यों? उत्तराखंड के एक एक नागरिक की जिंदगी बचानी है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी आपको, आपकी टीम को मैं बधाई देता हूं। आज मुझे विश्वास है कि जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है, जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है, उससे भी ज्यादा ऊंचाइयों को मेरा उत्तराखंड हासिल करके रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को सुबह 9 बजे उज्जैन पहुंचे। वह सीधा महाकाल दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूजा अर्चना में वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भगवान महाकाल के दर्शन के बाद प्रवचन हाल पहुंचे। यहां सीएम ने संतों का सम्मान किया। उन्होंने मंच से घोषणा की कि आने वाले शिवरात्रि को उज्जैन को ऐसा सजाया जाएगा जैसे कभी नहीं हुआ। इससे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। हम शिवरात्रि को अविस्मरणीय बना देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजा के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही, वह शंकर की तरह लोगों के कल्याण में लगे हैं। देश की सांस्कृतिक, धर्म, परंपराएं, जीवन मूल्य, सनातन धर्म वह पालन तो कर ही रहे हैं, देश की अगली पीढ़ी तक पहुंचा भी रहे हैं। आज के उनके कार्यक्रम में मानो पूरा राष्ट्र उठकर उनके साथ खड़ा हो गया है। केदारनाथ में आज प्रधानमंत्री ने जिन विकास कार्यों का लोकार्पण किया है, उसे बाबा के दर्शन और आसान होंगे। यहाँ पूजा पाठ करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान त्रिवेणी संग्रहालय के पास बड़े रुद्र सागर में गोवर्धन पूजा करने पहुंचे। गोवर्धन पूजा के बाद सीएम ने कहा, भगवान कृष्ण ने 5500 साल पहले पर्यावरण बचाने का संदेश दिया था। सीएम ने कहा, 21वीं सदी भारत की होगी। पेड़ों को काटने से धरती का तापमान लगातार कम हो रहा है। इससे पूरी दुनिया परेशान हो रही है। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूँ। हमें पृथ्वी को बचाने के अभियान में जुटना होगा। अंकुर अभियान धरती को बचाने का पवित्र अभियान है। सीएम ने शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया भी शामिल हुए। चारधाम मंदिर के शांतिपूर्ण आनंद, जूना अखाड़ा के महंत विनीत गिरी, आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुल शानंद सहित करीब 20 संतों का सम्मान किया। देखो, आज मैं यहाँ महाकाल महाराज के चरणों में यहाँ प्रांगण को विकसित करने के अनेकों काम हो रहे हैं, उनका अवलोकन भी करूंगा। ओंकारेश्वर में जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज को अपने गुरु गोविंद गौड़पाद जी मिले थे, वहाँ उनकी भव्य प्रतिमा लगाई जानी है। निर्माण का काम प्रारंभ हो रहा है। अद्वैत वेदांत संस्थान का निर्माण भी वहां किया जा रहा है। अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना भी वहां की जा रही है, जो अद्वैत के सिद्धांत को जन 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 तक पहुंचाने का काम करेगा। उसके लिए संस्थागत व्यवस्था हमने की है और मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर चाहे महाकाल महाराज हो या ओंकार महाराज हो, ओंकारेश्वर हो, ममलेश्वर हो,
हमारी भी परंपराएं, जीवन मूल्य और संस्कृति को आगे ले जाने का काम होगा। जब हर कोई अपने घर परिवार के साथ त्योहार मनाना चाहता है, तब पुलिसकर्मी अपनी सुरक्षा व्यवस्था की कमाल संभाल रहे होते हैं। त्योहार के दिन घर परिवार से दूर रहने के दर्द इन्हें भी होते हैं, लेकिन इस बार रामपुर जिले के टांडा थाने पर दिवाली ऐसे मनी जैसे घर ही हो। टांडा थाने पर वैवाहिक परीक्षण के लिए आई महिला पुलिसकर्मियों ने पूरे थाना परिसर को सजा दिया, तो वहीं थाना प्रभारी ने दिवाली की खुशी में रात्रि भोज का आयोजन किया। महिला पुलिसकर्मी ने थाना परिसर में रंगोली बनाई। महिला पुलिसकर्मियों ने साथ ही दीपक भी जलाए और पूरे थाना परिसर को दीपक की रोशनी से जगमग कर दिया। महिला पुलिसकर्मियों ने थाने को सजा दिया, तो थाना प्रभारी ने भी रात्रि भोज का आयोजन किया। थाने पर तैनात पुलिसकर्मियों को खाना खिलाया। टांडा थाने पर तैनात पुलिसकर्मी महिला पुलिसकर्मियों और SHO की पहल से गदगद नजर आए। इसके बारे में एक महिला पुलिसकर्मी मनीषा नागर ने बताया कि वह प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति हैं। मनीषा ने बताया कि वह RTC पुलिस लाइन रामपुर से प्रशिक्षित है। उन्होंने कहा कि वैवाहिक परीक्षण के लिए वह लोग टांडा थाने आए थे। दिवाली का त्यौहार पड़ा तो घर से दूर थाने को ही सजाने और यहीं पर खुशियां मनाने का निर्णय लिया।